कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपको जानना आवश्यक है। पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और इस प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड का की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये सारे प्रश्न लगभग मैं बता चुका हूँ। इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ पर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सभी विषयों के लगभग वीडियो मिल जाएंगे आपको। और स्पेशली हिंदी के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? नाभादास, दामोदर शर्मा, गंग कवि या फिर गोकुलनाथ। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कहानी एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं, यह कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आचार्य, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना था, और ये सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आप प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद जब हम एक श्रृंखला फिर से शुरुआत करेंगे जुलाई से, तो ये सारे प्रश्न फिर से आप देखने के लिए आपको मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या होगा, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी विठलनाथ, गोविंददास वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे, इन सभी प्रश्नों को आप स्वयं से एक बार ज़रूर हल करिएगा, इसीलिए मैं आपको इनके उत्तर अभी नहीं बता रहा हूँ, बाकी मैं इनको बाद में हल करवा दूँगा। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है? हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है? अर्धकथा, मेरी कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या तरुण स्वप्न। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? राजा शिव सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीन चंद्र राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? यहाँ से आप सही विकल्प का चुनाव करेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लव किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा भी अन्य जो परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, या फिर नई कविता। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी, 1951, 1960 ईस्वी, या फिर 1900 ईस्वी। और मैं आपको बता दूं, सप्तक से संबंधित एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है, यानी उसे अगर आप देखते हैं तो तार सप्तक या सप्तक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, उसे आप जरूर देखिएगा। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर तीसरा प्रश्न शुरुआत हो जाएगी, और ये जो प्रश्न थे यानी बहुविकल्पीय जो हैं ये सारे 1-1 नंबर के थे। इसके बाद यहाँ से 3 नंबर के जो प्रश्न हैं इनकी शुरुआत हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है ये 10 नंबर का प्रश्न होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यहाँ पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक गद्यांश है, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और एवं लेखक का नाम बताना है, यानी किस पाठ से लिया गया है और इसका लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहाँ पर इतना जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। और किस कारण निरंतर नई चीज़ों का आविष्कार होता है? किस कारण निरंतर नई चीज़ों का आविष्कार होता है? तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, विज्ञान की प्रगति के कारण नित्य नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है, ये हो जाएगा। और नए आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द कौन बनता है? इसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, यानी इसी में से आपको इसी पैराग्राफ जो दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, इससे आपको छांट कर प्रश्न लिखने होंगे। और आपकी जो
पाठ्य पुस्तक उसके सभी पाठ आपको याद होने चाहिए, यानी पाठ के लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया गया था, ये एक गद्यांश दिया गया है और उसके प्रश्न आपको नीचे देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से कोई भी आप एक जो गद्यांश है इसको हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या होगा, ये भी 10 नंबर का है। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा पद्यांश और उसके नीचे प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ पर भी 2 दिए गए हैं पद्यांश, इसमें अथवा करके ये प्रश्न है या फिर ऊपर वाला हल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ से 5 नंबर प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी और ये 5 नंबर का है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लेखक का परिचय देना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सभी लोगों के जीवन परिचय लगभग बताए हैं। 6 जीवन परिचय मैंने आपको बताए थे, उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय मैंने वहाँ पर आपको बताया था। इसके अलावा भी मैंने 4 और बताए हैं, उसमें आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मिल जाएगा और सुमित्रा नंदन पंत का भी जीवन परिचय उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वो सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के कथानक को अपने शब्दों में लिखना है। अथवा क्या हो जाएगा, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण दीजिए और ये 5 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे स्वपठित खंड काव्य। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, खंड काव्य जितने भी खंड काव्य आपकी पाठ्यपुस्तक से संबंधित हैं मैंने सभी को बताया, यानी आपकी परीक्षा में जो भी खंड काव्य दिए गए हैं सबके विषय में मैंने आपको बताया हो, चाहे रश्मिरथी हो, मुक्त यज्ञ हो, सत्य की जीत हो, आलोक व्रत हो या फिर त्यागपथी हो, और जो है श्रवण कुमार जैसे हो गया, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पर आपको बताया है। वहाँ पर आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और ये 7 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अथवा करके यहाँ पर दिया गया है, इसमें से एक आप हल कर सकते हैं। यानी यहाँ जो 7 नंबर का दिया गया है का में, और या फिर अथवा करके ये वाला, इसमें से आप कोई भी गद्यांश हल कर सकते हैं। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, इसमें से आप क्या करेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है और ये भी 7 नंबर का है। एक यहाँ पर दिया गया है श्लोक, इसका अनुवाद करना है, या फिर अथवा में नीचे दिया गया है कि श्लोक, इसमें से कोई भी एक संदर्भ का किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, अनुवाद करना था। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना था और ये 4 नंबर का प्रश्न है। 2-2 4-4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं यही मिलकर हमारा 100% पूरा करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी प्रश्न आप हल्के में मत लीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से तैयार करिएगा। ये सारे प्रश्न संस्कृत के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे श्रृंगार अथवा वीररस का लक्षण और उदाहरण बताइए, 2 नंबर का प्रश्न था। यमक अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का हो जाएगा। और रोला अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, और ये भी 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और ये 9 नंबर का इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा सीधा आप 2% की बात करेगा यहाँ पर, यानी 9 नंबर। अगर ये 10 नंबर का होता तो सीधा 2% का हो जाता, इसीलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर की बात हो रही, बहुत ही बेहतर तरीके से इसे लिखेंगे। और मैंने बताया भी था आपको, कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, निबंध से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, और पर्यावरण प्रदूषण से, इसमें से 2 चीज़ पूछ ही ली गई हैं। और कंप्यूटर से संबंधित मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया था, विज्ञान के बारे में बताया था, उसमें से 2 यहाँ पर पूछे गए हैं और 5 मैंने आपको बताया था। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, निरंतर वीडियोज़ आपको जुलाई से मिलते रहेंगे, और इस समय सिर्फ आपको लगातार मिलेंगे, पेपर मिलते रहेंगे, जो भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं और अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी उन सब के पेपर इस कुछ दिनों में अपलोड किए जा रहे हैं, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्याशा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सारे जो हैं 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, इन सभी को आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना था, यानी समास से संबंधित भी मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर 13 का नंबर प्रश्न होगा, नमन
नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप क्या होगा, यहाँ पर ये आपको बताना था। और ये सारे संस्कृत के कुछ प्रश्न मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, इन सभी को आप जरूर हल करिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं एक एक नंबर के हैं। और अभी मैं जब पूरा वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और यहाँ पर आखिरी जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 4 नंबर के हैं और 2 वाक्यों का अनुवाद करना है, इम्पोर्टेंट है, यानी 2 नंबर का एक अनुवाद होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए इन सभी को ज़रूर देखिएगा, हल करिएगा अपने आप से। और इस पूरे प्रश्न पत्र को अगर आप स्वयं से हल करते हैं तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा आपको आपकी परीक्षा में, क्योंकि इसे आप हल करेंगे तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आगे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी होते रहेंगे, इसीलिए आप इसे ज़रूर हल करिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कमेंट हो तो बेझिझक कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।